अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, जो कि है इमल्शन। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास हम पढ़ेंगे इमल्शन के अंदर, सबसे पहले नंबर पे हम टाइप्स ऑफ इमल्शन देखेंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखेंगे, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, फार्मूलेशन ऑफ इमल्शन, इसके बाद इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, नेक्स्ट पे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन एंड इक्विपमेंट्स। बच्चों जिनको मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है वो चैप्टर कंटेंट, वो टॉपिक कंटेंट में मेंशन है, तो आप लोगों का मेन फोकस इन्हीं टॉपिक्स पे होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को सारा पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इमल्शन ऐसा चैप्टर है जो कि वाइवा में नॉर्मल पूछा जाता है। तो आप लोगों ने इसके अंदर जो भी बातें हैं उसको एक बार सुन लेना है। और दूसरी बात, इसमें जो जितने भी नोट्स हैं वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टार्ट करें इमल्शन को। इमल्शन की डेफिनेशन अगर देखा जाए, इमल्शन क्या है? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम है जिसमें एटलीस्ट दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, उनमें से एक डिस्पर्स है ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में दूसरे फेज के अंदर, और उसको हम स्टेबल करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के जरिए से। अब इस डेफिनेशन के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम। इस बात का क्या मतलब है? मैं आप लोग मुझे ये बताओ कि एक हमारे पास है, एक ये, ठीक है, ये वाटर है, ऊपर ऑयल है, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये ऑयल है और ये अंदर वाटर है। इन दोनों में से थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम कौन सा है? यस, बिल्कुल राइट, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है और ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। किस तरह से? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो इमल्शंस हैं वो भी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हैं। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब है कि इसमें जो कांटेक्ट है दोनों फेजेस का, ऑयल और वाटर का कांटेक्ट है वो कम है। जितना कांटेक्ट कम होगा उतनी सरफेस एनर्जी कम होती है, ठीक है, कांटेक्ट कम, सरफेस एनर्जी कम। जहां पे एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हमारे पास मैंने कहा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो सरफेस का कांटेक्ट है दोनों फेजेस के दरमियान में वो ज्यादा है। यहाँ पे सिर्फ कांटेक्ट इस एरिया पे था, लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट दोनों फेजेस के दरमियान में ज्यादा है। जब कांटेक्ट ज्यादा है तो सरफेस एनर्जी भी ज्यादा है। जब सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी तो हमारे पास क्या है? सिस्टम हमारा अनस्टेबल है। जाहिर है जो चीज अनस्टेबल है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ऑफ कोर्स करेगी। तो ये स्टेबल होने की कोशिश करने के लिए जब करेगा तो एज अ रिजल्ट ये ड्रॉपलेट्स क्या होंगे? दोबारा मर्ज होते हैं और हमारी इमल्शन खराब हो जाती है। यही बात है कि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम है, लेकिन इसको हम स्टेबल करते हैं बाय यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। सही। अब यहाँ पे जब इमल्सिफाइंग एजेंट आता है, क्योंकि बच्चों जितना कांटेक्ट ज्यादा उतनी सरफेस टेंशन ज्यादा। और इमल्सिफाइंग एजेंट क्या काम करता है? इनके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। क्या करता है? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। अब ये सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल था, तो हम इसको स्टेबल करने के लिए इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे, वो सरफेस टेंशन को कम करेगा। अब इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पे दो काम करता है। ये मेरे पास ऑयल था, ठीक है, ये साइड पे क्या है? वाटर पड़ा है। अब इमल्सिफाइंग एजेंट ने यहाँ पे दो काम करने हैं। क्या करेगा? वो इन ड्रॉपलेट्स की, ये ड्रॉपलेट की वाटर के साथ इंटरेक्शन ज्यादा करेगा। वो इन ऑयल वाले ड्रॉपलेट्स की वाटर के साथ इंटरेक्शन ज्यादा करेगा और इन दोनों ऑयल फेज की इंटरेक्शन को कम करेगा। सेम फेज की इंटरेक्शन को कम करेगा और दोनों ऑपोजिट फेज की इंटरेक्शन को ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से जब इसकी इनके आपस के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी तो ड्रॉपलेट्स मर्ज नहीं होते। इसी वजह से जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है वो हमारी इमल्शन को स्टेबल करता है, क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स को डिस्पर्स करता है, उनको मर्ज नहीं होने देता। अब इमल्सिफाइंग एजेंट, आपको इमल्शन की समझ आई कि इमल्शन हमारे पास एक थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम है। यहाँ पे ये देखो, अब ये हमारे पास, अब इन दोनों में से थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन सी है? ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, ठीक है, और इसको हम स्टेबल करवाते हैं बाय यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट्स। डन। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, लेकिन फार्मास्यूटिकली यही स्टेबल है, फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेबल यही इमल्शन है।
समझ आ गई है। अब इमल्शन के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक हमारे पास ये जो अंदर ड्रॉपलेट्स हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो बाहर वाला है उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस फेज। जो डिस्पर्स्ड फेज है इसके तीन नाम है, डिस्पर्स्ड फेज, डिसकॉन्टिन्यूस फेज या इंटरनल फेज, ठीक है। और जो बाहर है उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस फेज या एक्सटर्नल फेज। इमल्शंस हैं उसमें ड्रॉपलेट का साइज रखा जाता है 0.1 से 100 माइक्रोमीटर के दरमियान। इस रेंज का पार्टिकल साइज होगा जो ड्रॉपलेट्स का साइज है, जितना साइज छोटा होगा उतनी इमल्शन स्टेबल होती है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ इमल्शन के ऊपर। टाइप्स हमारे पास 3-4 है या इसमें क्या है, एक ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, उसके बाद मल्टीपल इमल्शंस आती हैं जिसमें हमारे पास दो आएंगी, ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन या वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन, या फिर लास्ट में माइक्रो इमल्शंस आती हैं, ठीक है। अब जो ऑयल इन वाटर इमल्शन मैं आप लोगों को पिक्चर से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये हमारे पास है ऑयल इन वाटर इमल्शन। इसमें क्या है कि जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं वो डिस्पर्स्ड हैं बाहर एक्सटर्नल फेज के अंदर। यहाँ पे क्या है कि वाटर इन ऑयल, इसमें वाटर क्या है, डिस्पर्स्ड है एक्सटर्नल फेज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ऑयल इन वाटर इमल्शन है बच्चों, यहाँ पे ऑयल इन वाटर इमल्शन की जो आपने बातें याद रखनी है वो ये हैं, क्योंकि इसमें वाटर फेज ज्यादा है। इसको हम मोस्टली क्रीम्स बनाने के लिए, क्रीम्स भी कौन सी, वेनिशिंग क्रीम्स जो कि हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको वॉशेबल है, ग्रीसी नहीं होता ये, इस तरह की बातें आपने इसमें याद कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे है वाटर इन ऑयल इमल्शन। इसमें ऑयल फेज ज्यादा है, जब ऑयल फेज ज्यादा है मतलब ग्रीसीनेस ज्यादा है, ऑयली फेज ज्यादा, इसको भी हम क्रीम्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होती हैं, ठीक है। सिंपल इमल्शंस की समझ आ गई, दो हैं, एक ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्शंस। नेक्स्ट में बच्चों आते हैं हमारे पास मल्टीपल इमल्शंस। मल्टीपल इमल्शंस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ऑयल वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड है, इसको उठा के हमने एक सेकेंड फेज के अंदर डिस्पर्स कर दिया, ऑयल ऑयल वाटर के अंदर डिस्पर्स है, ठीक है। अब इस वाली इमल्शन को उठा के हम ऑयल के अंदर डिस्पर्स करेंगे तो एज अ रिजल्ट वो ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन बन जाती है। समझ आ गई इस बात की। और ये इसके ऑपोजिट है, वाटर को पहले डिस्पर्स किया ऑयल के अंदर एंड देन इस इमल्शन को उठा के हम वाटर के अंदर डिस्पर्स करेंगे तो ये मल्टीपल इमल्शन बनती है। अब मल्टीपल इमल्शन को हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम सस्टेन रिलीज करवा सकें ड्रग का। अच्छा नेक्स्ट पे बच्चों आगे है हमारे पास माइक्रो इमल्शंस। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो इमल्शंस है उसमें ड्रॉपलेट साइज होता है 0.1 से 100 माइक्रोमीटर, लेकिन माइक्रो इमल्शन के अंदर डिस्पर्स्ड फेज है उस 0.1 माइक्रोमीटर से भी छोटा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और लाइट को स्कैटर नहीं करते, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट ही हमें नजर आ रही होती है ये इमल्शन। अच्छा, इसको हम इंटरनली एक्सटर्नल हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है या अच्छी होती है कन्वेंशनल इमल्शन की निस्बत। नेक्स्ट में बच्चों आती है इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के ऊपर। यहाँ पे हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, हम इनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पे इसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड नंबर पे हम इसको इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नंबर पे हम इसको डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर ड्रग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पे इसकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। लास्ट में क्या है, बायो अवेलेबिलिटी को ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो ड्रग्स जैसा कि मोस्टली हमारे पास ऑयल्स हैं, CCL, कोल्ड लिवर ऑयल, कैस्टर ऑयल, या फिर हमारे पास थर्ड पे लिक्विड पैराफिन, इनका टेस्ट बहुत अनप्लेजेंट टेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, इनकी ऑयल इन वाटर इमल्शंस बना देते हैं। जब ये इमल्शन बना देते हैं तो एज अ रिजल्ट इसका टेस्ट क्या हो जाएगा, मास्क हो जाएगा, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रावीनस हम बहुत से ऐसे जैसे कि TPNs इस्तेमाल करते हैं। वो पेशेंट जो कि अनएबल हैं, वो नहीं खा पी सकते, तो हम उनको क्या देते हैं, इमल्शंस देते हैं। हम उनको ऑयल्स देते हैं, फैट्स प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमल्शन, एज अ कैलोरीज की फॉर्म में हम उनको प्रोवाइड करते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए रेडियो ओपेक इमल्शंस को हम यूज करते हैं, ताकि क्या कर सके, डायग्नोज कर सके कि बॉडी की एक्टिविटी ठीक है कि नहीं। एक्सटर्नली हमने कहा कि हम इसको क्रीम्स बनाने के लिए ऑयल इन वाटर,
वाटर इन ऑयल क्रीम्स बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। ड्रग स्टेबिलिटी के लिए कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं खराब हो जाती हैं ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के जरिए से। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से कुछ दवाइयां खराब हो जाती हैं, हम उनको स्टेबल करवाते हैं किसके जरिए से, इमल्शन बना के हम उसको स्टेबल करवा सकते हैं। बायोअवेलेबिलिटी को भी इन्हांस कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग द इमल्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, यहां तक हमारे पास क्या हो गया इसकी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट पे बच्चों आते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की तरफ। इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट 6 हैं। सबसे पहले नंबर पे कॉन्डक्टिविटी टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, डी से डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट और डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग, और लास्ट पे हमारे पास एफ से फ्लोरेसेंस टेस्ट। ठीक है, मैं आप लोगों को जल्दी से बताती हूँ क्योंकि हम कब से यही टेस्ट पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे कॉन्डक्टिविटी टेस्ट। पहली बात, जो करंट पास करता है वो वाटर से करता है। हमने क्या करना है, एक इमल्शन है उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड डालने हैं, उन इलेक्ट्रोड के साथ आपने लैंप अटैच कर देना है। अगर तो लैंप ग्लो करेगा मतलब वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, अगर लैंप ग्लो नहीं करता तो वो वाटर इन ऑयल इमल्शन है। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, आपने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लिया, उसको आपने इमल्शन में डिप कर देना है। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट जो पेपर है वो तभी कलर शो करता है जब वो वाटर से एक्सपोज होगा। अगर तो ऑयल इन वाटर इमल्शन है मतलब इसमें वाटर ज्यादा है, तो इस पेपर का कलर चेंज हो जाता है ब्लू से पिंक की तरफ। ठीक है, मतलब क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्शन। नेक्स्ट पे आता है डाइल्यूशन टेस्ट की तरफ। डाइल्यूशन के अंदर आपके पास इमल्शन है, उस इमल्शन के अंदर आपने वाटर डाल दिया, अगर तो उसके अंदर इवनली डाइल्यूट हो जाती है तो मतलब वो क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्शन है। ये ऑयल है और साइड पे वाटर, अगर तो मैं इसमें वाटर डालती हूँ, अगर तो वो इवनली डिल्यूट होते तो ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है। अगर तो उस वो इमल्शन डिल्यूट नहीं होती, उसमें क्रैक्स आते हैं, तो वो वाटर इन ऑयल इमल्शन है। नेक्स्ट पे डाई सोलेबिलिटी टेस्ट, आपके पास डाई है और वो वाटर सोलेबल डाई है, तो आपने क्या करना है, उस इमल्शन के अंदर आपने जैसे ही डाला, अगर तो वो हमारे पास उसका इवन कलर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो मतलब वो क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्शन है। लेकिन अगर सिर्फ उसमें ग्लोब्यूल्स के ऊपर कलर आ रहा है तो मतलब वो क्या है, वाटर इन ऑयल इमल्शन है, क्योंकि वो वाटर सोल्युबल डाई है। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग की मैं जल्दी इस वजह से पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है और टॉपिक्स के इस टॉपिक के या इस चैप्टर के मेन कंटेंट्स आगे से हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग, जैसे कि दूध की एग्जांपल ले लो, दूध क्या है, वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है और जो मलाई होती है वो दूध के ऊपर आती है। ठीक है, तो अगर तो ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो क्रीमिंग अपवर्ड होती है, जब वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो क्रीमिंग डाउनवर्ड होती है। नेक्स्ट बच्चों फ्लोरेसेंस टेस्ट। फ्लोरेसेंस टेस्ट क्या है, जो ऑयल है वो ही फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है अंडर द यूवी। अब इसमें क्या होता है कि अगर तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस, क्योंकि अगर तो ऑयलिंग वाटर है तो सिर्फ हमारे पास स्पॉट्स ऐसे होते हैं ना, ये ऑयल है, अगर तो हमारे पास ये ऑयलिंग वाटर इमल्शन है तो सिर्फ स्पॉट्स ग्लो करेंगे। अगर तो वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, पूरी कॉन्टिन्यूस ग्लो आएगा। यहां तक समझ आ गई है? ठीक है, उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक है, मैंने आप लोगों को इस पे टाइप्स भी पढ़ा दी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पढ़ा दिए, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस भी हमने पढ़ ली हैं। अब आता है फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन के ऊपर। वो जब भी हमने बनानी है ना इमल्शन, ठीक है, उसमें जो भी कंपोनेंट्स या जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने प्रोडक्ट के यूज के ऊपर डिपेंड करता है, या फार्मूलेटर उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, या उसकी सेफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें कौन कौन से हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं या कौन से कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं। पहले नंबर पे लिपिड फेज तो इमर्स्ड आएगा। इमल्सिफाइंग एजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। विस्कोसिटी मॉडिफायर, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट, सिर्फ ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, ये पढ़ाऊंगी बुक वाला ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, बट हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे लिपिड फेज के बारे में हम पढ़ते हैं। जो लिपिड है या ऑयल फेज है उसका सिलेक्शन हम किस तरह से करते हैं, इसको हमने सिलेक्ट करना है इस बेस के ऊपर कि इसका यूज क्या है। कहीं हमने इसको ओरली यूज तो नहीं करना, हमने इसको टॉपिकल यूज तो नहीं करना, या फिर हमने इंजेक्ट तो नहीं करना बॉडी के अंदर, उसके मुताबिक हम ऑयल फेज को या यूज करते हैं या फिर यूज करते हैं। अब ऑयल फेज हमारे पास दो तरह का होता है, या तो लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर बच्चों ये हमारे पास सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर तो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड में हमारे पास मिनरल ऑयल्स आ जाते हैं। अगर सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो वैक्सेस या लेनोलिन आ जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वूल फैट भी कहते हैं।
अच्छा, इसकी सिलेक्शन के बाद देख लिया हमने, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें जो ड्रग की सोलिबिलिटी होनी चाहिए ना, वो कितनी हो? पहले नंबर पे इसमें क्या होनी चाहिए, कुछ थोड़ी बहुत सोलिबिलिटी हो, ताकि वो प्रॉपरली उसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो सके। ठीक है, इतनी ज्यादा भी लिपिड फेज के अंदर जो ड्रग की सोलिबिलिटी इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट ही ना करे अगर तो हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, या एब्जॉर्ब भी ना हो। थोड़ी बहुत सोलिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो बस मिक्स हो सके, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट ही ना करे। नेक्स्ट भी उसके बाद हमने इसके ऊपर जो फेस रेशो है वो कितनी रखी है। अगर तो बच्चों फेस रेशो हम रखते हैं, अगर तो ऑयल बहुत कम है, ठीक है, ऑयल कम है मतलब हमने उसकी कोई वाटरी बनाई, जैसा कि हम लोशंस बना रहे हैं तो ऑयल फेस को कम रखा जाता है। अगर हम बना रहे हैं ऑयल फेस को हम ज्यादा रखते हैं। इन दैट केस अगर हम बना रहे हैं ठीक इमल्शन, जैसा कि हम क्रीम्स बना रहे हैं या ऑइंटमेंट्स बना रहे हैं, तो हम ऑयल फेस को ज्यादा रखते हैं। जितना ऑयल फेस ज्यादा होगा उतना हमें इमल्सिफाइंग एजेंट ज्यादा यूज करना पड़ता है। लिपिड फेस की समझ आ गई। नेक्स्ट पे आते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स के ऊपर। इसकी 3 क्लासेस है। पहले नंबर पे सर्फेक्टेंट, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स एंड फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स। तो जो इसमें जो सर्फेक्टेंट्स है ना, एक सर्फेक्टेंट्स, दूसरे नंबर पे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है, एंड लास्ट वन इज द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स, इसमें जो सिर्फ पहले हैं वो हमारे पास प्राइमरी इमल्सिफायर्स हैं। ठीक है, मैं ये बताती हूँ क्या होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, ऑक्सिलरी इमल्सिफायर्स हैं। ठीक है, अब प्राइमरी इमल्सिफायर्स क्या कहते हैं, सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं वो हमारी इमल्शन को स्टेबल करते हैं, यानी कि उसका सरफेस टेंशन कम करते हैं और ड्रॉपलेट्स को दोबारा मिलने नहीं देते। इन्होंने क्या करना है, हमारे पास ड्रॉपलेट्स को सेपरेट रखती है, एक तो उनका सरफेस टेंशन कम करते हैं और ड्रॉपलेट्स को दोबारा मर्ज नहीं होने देते। ठीक है, अब जो दूसरे वाली ना ऑक्सिलरी इमल्सिफायर, ऑक्सिलरी इमल्सिफायर यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास जो ये मीडियम है बाहर पड़ा, इसकी विस्कोसिटी को ज्यादा कर देते हैं। किस तरह से ज्यादा करते हैं ये विस्कोसिटी, वो मैं आगे बताती हूँ। इसकी विस्कोसिटी को ज्यादा कर देंगे एंड देन हमारे पास, और इनकी जो सेटलिंग डाउन है ड्रॉपलेट्स की, उसको कम कर देंगे। ये आगे पढ़ते हैं। अब ये समझ आ गया कि मेन प्राइमरी इमल्सिफायर क्या कर रहा है और ऑक्सिलरी इमल्सिफायर्स क्या कर रहे हैं। अब आते हैं प्राइमरी इमल्सिफायर, जो कि हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट है। पेपर में यही पूछा जाता है, व्हाट आर द इमल्सिफाइंग एजेंट एंड एक्सप्लेन द सरफेस एक्टिव एजेंट या सर्फेक्टेंट जिसको कह रहे हैं, ये आगे। अब सर्फेक्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड और लिपोफिलिक टेल। ये क्या करते हैं हमारे पास, ये जो हमारे दोनों फेजेस हैं उसके ऊपर जाके उसको, उसकी इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं। ये मैंने अभी बताया था, इंटरफेशियल टेंशन 2 तरह से कम करते हैं। जो हमारे पास ये ड्रॉपलेट्स हैं, इनकी आपस में अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, इसकी वाटर के साथ अट्रैक्शन को ज्यादा कर देते हैं। समझ आई, इसकी आपस में अट्रैक्शन को कम कर देंगे और ऑपोजिट फेस की अट्रैक्शन को ज्यादा कर देंगे, ताकि हमारी इमल्शन स्टेबल बने। अब सर्फेक्टेंट वो हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या आता है, लाइक अगर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी कंसंट्रेशन में सर्फेक्टेंट डाला, कंसंट्रेशन अभी मेरी बहुत कम है, तो ये क्या करेगा, सरफेस टेंशन कम कर देगा, टेंशन को कम कर देता। अगर तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लाइक सैचुरेशन हो जाती है, सारी की सारी सरफेसेस कवर्ड हो जाएंगी, सारी की सारी सरफेस कवर्ड हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर मैं फर्दर एडिशन करूंगी बच्चों, अब इसे सरफेस टेंशन नहीं कम करनी, यहाँ पे माइसल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ये क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन है। समझ आई, क्योंकि यहाँ पे इस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर माइसल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब सर्फेक्टेंट्स के अंदर मैंने पहले बताया कि क्या होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, सरफेस टेंशन को कम करता है, इमल्शन को स्टेबल करेगा, इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिफरेंट काम करता है। अब आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। इसकी 4 टाइप्स हैं। एक होते हैं एनायनिक सर्फेक्टेंट, दूसरे नंबर पे कैटायनिक सर्फेक्टेंट, तीसरे नंबर पे नॉन आयनिक जिसको न्यूट्रल कहते हैं, और लास्ट पे हमारे पास एम्फोलिटिक सर्फेक्टेंट। ठीक है, ये मैं आप लोग इधर से बता दूं, याद करने वाली बातें हैं। अब इसमें एनायनिक सर्फेक्टेंट्स कौन से हैं, इसमें आप लोग एग्जांपल्स याद करो। मोस्टली हम सोडियम लोराइल सल्फेट हम क्या करते हैं, SLS को यूज करते हैं एनायनिक सर्फेक्टेंट के तौर पर। ठीक है,
इसके अंदर अगर तो सोप्स की बात करते हो, सोडियम ओलिएट एंड कैल्शियम ओलिएट जो कि ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल इमल्शंस बनाएगा। ट्राइएथेनॉल अमाइन स्टीरेट जो कि ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाएगा। इसको मोस्टली हम यूज करते हैं, लेकिन ये चेंज हो जाते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, पीएच या सॉल्ट की वजह से सेंसिटिव होते हैं। वैसे इसको मोस्टली इन्हीं को यूज किया जाता है। कैटायनिक सरफेक्टेंट के अंदर ये एग्जांपल याद कर लो, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। हम इसको यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन कभी कभार हम इसको यूज कर लेते हैं इनके बैक्टीरियल सीडल एक्शन की वजह से। इसी वजह से हम इनको प्रिजर्वेटिव और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। समझा गई? नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जिसके अंदर आते हैं ट्वीन्स एंड स्पैन, पॉलीऑक्सी इथाइलिन। ठीक है, वो भी हमारे पास नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं और मोस्टली इनको यूज किया जाता है ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दोनों इमल्शंस बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्पैन्स की बात कर लो तो सॉर्बिटन ईस्टर्स, ट्वीन्स के अंदर पॉलीसॉर्बेट्स आएगा। सॉर्बिटन ईस्टर्स हमारे पास ऑयल सोलुबल है तो ये ऑयली इमल्शन बनाएगा, ये वाटर सोलुबल है तो ये ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाएगा। नेक्स्ट पे एम्फोलिटिक्स होती हैं, इसमें हमारे पास लेसिथिन है, जो मोस्टली हम पेरेंट्रल इमल्शंस बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को यहाँ पे यही बताया, एनायनिक के अंदर सोडियम क्लोराइड सल्फेट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें कैटायनिक में क्वाटरनरी अमोनियम एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं। नॉन आयनिक के अंदर ट्वीन्स एंड स्पैन्स हैं। ठीक है, या पॉलीऑक्सी इथाइलिन आ जाता है। एम्फोलिटिक के अंदर लेसिथिन है। ठीक है, जो कि हम पेरेंट्रल इमल्शंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक हमारे पास हो गया है। सिर्फ हमारे पास सरफेक्टेंट्स हुए हैं। अभी हमारे पास ऑक्सिलरी इमल्सिफायर्स पड़े हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया ऑक्सिलरी इमल्सिफायर दो काम करते हैं। एक तो हमारे पास है उसकी विस्कोसिटी को ज्यादा कर देते हैं, और हमारे पास जो एक्सटर्नल फेस है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा कर देंगे, और जो ड्रॉपलेट्स है उनकी सेटलिंग को स्लो कर देंगे। ठीक है, ये दो काम करते हैं ऑक्सिलरी इमल्सिफायर। अब आ जाओ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के ऊपर। एंड नेक्स्ट पे हमारे पास ऑक्सिलरी इमल्सिफायर्स के दो काम जो मैं अभी बताए थे। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या आती हैं? क्लेज आ जाती हैं, गम्स आएंगी या पॉलीमर्स आते हैं। ठीक है, अब क्लेज के अंदर बेंटोनाइट की एग्जांपल ले लो, गम्स के अंदर पॉलीसेक्राइड्स की बात कर लो, या पॉलीमर्स के अंदर हमारे पास सेलुलोज डेरिवेटिव्स की बात कर लो। ये ऑक्सिलरी इमल्सिफायर्स की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब ऑक्सिलरी इमल्सिफायर्स की टाइप्स के ऊपर आती हैं। एक तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं, दूसरे नंबर पे फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स हैं। ठीक है, एक हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं, दूसरे नंबर पे फाइनली डिवाइडेड क्या है? सॉलिड्स हैं। यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स है, नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होता है? ऑयल इन वाटर इमल्शंस बनाएगा, और ये इमल्शन को क्या करेगा? थिक कर देगा। जब इमल्शन थिक होगी, ड्रॉपलेट्स की सेटलिंग नीचे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट हमारी इमल्शन स्टेबल बनेगी। नेक्स्ट भी बच्चों फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स क्या होते हैं? ये भी वही काम करते हैं। ये हमारे पास या तो पोलर होते हैं या फिर नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, जो होते हैं ना पोलर, वो हमारे पास ऑयल इन वाटर इमल्शंस बनाएंगे, और जो होते हैं नॉन पोलर, वो वाटर इन ऑयल इमल्शंस बनाते हैं। पोलर की एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो उसमें आते हैं क्ले, या फिर हमारे पास हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड आती हैं। वाटर इन ऑयल इमल्शन के अंदर जो हमारे पास आ रहा था वो होता है कार्बन या ग्लिसराइल ट्राइस्टीरेट। इसको मोस्टली हम यूज करते हैं इमल्शन बनाने के लिए। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने लिपिड फेस पढ़ लिया। इमल्सिफाइंग एजेंट्स मैंने आप लोगों को डिटेल में तीनों पढ़ा दिए हैं। एक तो हमारे पास सरफेक्टेंट्स थे, वो हमने पढ़ लिए। दूसरे नंबर पे ऑक्सिलरी इमल्सिफायर्स के अंदर आते हैं वो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स आएंगे, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। एंड लास्ट वन हमारे पास कौन सा था? फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं विस्कोसिटी मॉडिफायर्स। विस्कोसिटी मॉडिफायर्स क्या करते हैं? हमारी इमल्शन की स्टेबिलिटी को इन्हांस करते हैं। विस्कोसिटी मॉडिफायर्स क्या होते हैं? जैसे पीजीसी है ना, इसमें पी से पॉलीमर्स है, जी से हमारे पास सी से क्ले है, और जी से गम्स है। इन्होंने क्या करना है? हमारी इमल्शंस की विस्कोसिटी ज्यादा करनी है और इसको स्टेबल कर देना है। अब इसको हम किस तरह से स्टेबिलिटी को, विस्कोसिटी किस तरह से स्टेबिलिटी इंप्रूव करती है? वो वही पुरानी बात, जैसे ऑक्सिलरी इमल्सिफायर्स करते थे ना, ये क्या करते हैं? इनको यहाँ पे विस्कोसिटी ज्यादा करते हैं और एज अ रिजल्ट ड्रॉपलेट की सेटलिंग को कम कर देते हैं, और इस तरह से हमारी इमल्शन को स्टेबल कर देते हैं। अच्छा बच्चों, अब विस्कोसिटी ज्यादा करने का तरीका क्या है? पहले नंबर पे जो एक्सटर्नल फेज है उसमें आप थिकनिंग एजेंट डाल दो। दूसरे नंबर पे क्या करो? इंक्रीज कर दो इंटरनल फेज को। ठीक है,
पहले नंबर पे थिकनिंग एजेंट डालो, दूसरे नंबर पे इंटरनल फेस को थिक कर दो, थर्ड नंबर पे क्या करो, जो आपके ये ड्रॉपलेट्स हैं इनका साइज स्मॉल कर दो, चौथे नंबर पे आप क्या करो, इन फ्लोक्यूलेशन कर दो, या तो इनकी क्या करो फ्लोक्यूल्स बना दो, इनकी फ्लोक्यूलेशन कर दो। और लास्ट पे आपने क्या करना है, इसको स्टे कर दो, 1 से 2 दिन के बाद ये खुद ही विस्कस हो जाएगी, ऑयल इन वाटर इमल्शन के लिए। लेकिन बच्चों जब आपकी वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो आपने उसको विस्कस करने के लिए इसमें हार्ड वैक्सेस डालनी है और मेटल सोप का यूज करना है। ठीक है, ये हमारे पास विस्कोसिटी मॉडिफायर्स है। वैसे तो मोस्टली हम पीजीसी को यूज कर रहे हैं, क्लेस को, गम्स को एंड पी से पॉलीमर्स को, या हम इनको यूज करके क्या करते हैं, विस्कोसिटी को ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट पे प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव्स डालने की क्या जरूरत थी, जो इमल्शन जाहिर है उसमें ड्रग है, हमारा ऑयल है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को ज्यादा करेगा। हमारे पास जो मोस्टली हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, मिथाइल पैराबेंस एंड प्रोपाइल पैराबेंस। मिथाइल पैराबेंस हमारे पास वाटर सोलुबल है, प्रोपाइल पैराबेंस ऑयल सोलुबल है। ये तो उसके वाटर फेज को प्रिवेंट करेगा, ये ऑयल फेज को, तो हमें इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। बच्चों बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, वो हमारे इंग्रेडिएंट्स के साथ जाके रिएक्शन कर देते हैं या उनके साथ मिल जाते हैं और अपना काम नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जब हमारे पास, जैसा कि ये हमारे पास पैराबेंस प्रोपोलीऑक्सीथाइलिन ग्रुप के साथ जाके मिल जाते हैं तो अपना काम नहीं करेंगे। इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा कर देंगे या फिर इसमें को सॉल्वेंट डाल देंगे। को सॉल्वेंट क्या करेगा, इस पैराबेन को इसके साथ बाइंडिंग से प्रिवेंट करेगा। दो काम करते हैं, या तो प्रिजर्वेटिव ज्यादा कर देते हैं या तो को सॉल्वेंट डाल देते हैं जो कि इसके काम को इनहांस कर देगा और इसकी बाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा। डन। प्रिजर्वेटिव्स के बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा बच्चों बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास ऑयल है, जाहिर है ऑयल है, ड्रग है, तो उनकी ऑक्सीडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑक्सीडेशन के प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वहाँ पे क्या करेगा, एक तो ऑक्सीजन रिमूव करेगा, दूसरे नंबर पे फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देगा और खुद रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। मोस्टली हम BHA और BST को इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इसके अलावा विटामिन ई जिसको टोकोफिरोल कहा जाता है, और इसके अलावा सल्फाइड्स को हम यूज करते हैं। यहाँ तक था हमारे पास। वेट, हमने इमल्शन पढ़ लिया, इसकी टाइप्स पढ़ ली, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ लिया, नीड्स ऑफ इमल्शन, इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, और लास्ट पे फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।